हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं फोर्स के साथ। देखिए लास्ट जो हमारा डिस्कशन हुआ था इन द लास्ट वीडियो, देयर वी डिस्कस्ड दैट द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड एक्सेलरेशन। हमने ये समझा था बहुत अच्छी तरह से कि फोर्स आपका किसी भी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच इज सब्जेक्टेड टू अ पर्टिकुलर फोर्स, उस ऑब्जेक्ट के मास पे और वो कितनी वैल्यू से एक्सेलरेट कर रहा है उस पर कैसे डिपेंड करता है। दैट वी हैव समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। तो अब हमने देखना है कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो आपका फोर्स और एक्सेलरेशन है उनका जो एग्जिस्टेंस है किसी भी सिस्टम में वो कितने ड्यूरेशन का रहता है। दैट मीन्स इज इट पॉसिबल फॉर अस टू हैव एक्सेलरेशन इन द सिस्टम विदाउट हैविंग एनी फोर्स इन द सिस्टम। देखिए आपके पास इफ इन केस यू हैव एनी ऑब्जेक्ट which is subjected to a certain force. This is your object and this is subjected to a certain force. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी देर के लिए एक्सेलरेट करने वाला है? The object is going to accelerate only as long as it is subjected to the external force. अगर आप सिस्टम से इस फोर्स को हटा देते हैं, अगर आप सिस्टम से फोर्स को हटा देते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना बंद हो जाता है। इट मे कंटिन्यू टू मूव बट विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, व्हेन यू बिगैन टू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, जैसे आपने इस पे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करा उसी समय बॉडी ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स जो फोर्स और एक्सेलरेशन है ये दोनों का सिस्टम में जो एग्जिस्टेंस रहेगा वो एक साथ रहेगा और एक साथ रहेगा और एक ही देर के लिए रहेगा। दे विल एग्जिस्ट फॉर द सेम ड्यूरेशन। ऐसा नहीं है कि फोर्स है और बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है बिना फोर्स के। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो द ऑब्जेक्ट विच इज सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन फोर्स विल टेंड टू एक्सेलरेट ओनली एज लॉन्ग एज द फोर्स इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। As soon as we discontinue the force, the acceleration in the system also vanishes. तो आपके पास ये फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू करता है। एक्सेलरेशन का आई होप द मीनिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। कि वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है। वेलोसिटी में चेंज तो आ ही रहा है, चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? फोर्स की वजह से आ रहा है। तो दैट मीन्स जो फोर्स आपने अप्लाई करा है दैट इज ब्रिंगिंग द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ये डिसाइड करने वाला है दैट व्हाट इज द रेट एट विच द वेलोसिटी इज गोइंग टू अंडरगो अ चेंज। If the force that you are applying is very strong, then it is likely that the object will undergo a faster change in its velocity. राइट तो आपके पास अगर आपने फोर्स यूज करा है सिस्टम में तो फोर्स यूज करने से सिस्टम में एक्सेलरेशन आ जाएगी, लेकिन वो एक्सेलरेशन कब तक एग्जिस्ट करेगी? वो एग्जिस्ट करेगी जब तक वो फोर्स प्रेजेंट है। और उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज अ डायरेक्शन। तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी, वो भी डिपेंड करेगी कि आपके पास फोर्स कैसा है। If it's a very strong force, then acceleration is going to be high, and accordingly, the rate at which the object is changing the velocity, that will also be high. So, अगर आपने suppose किसी एक duration t, let's say कोई एक duration है t, and for that t duration you are applying the force. ठीक है, t के बाद आप discontinue कर देते हैं। तो till t duration, if you are applying the force, then only till t duration is your acceleration going to exist in the system. After your t duration, the acceleration is going to vanish, and the object which is now subjected to motion, that will continue to move with the terminal velocity or with the final velocity that the object acquired when the force was just about to be removed from the system. जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। दैट मींस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेकिन आपने जब फोर्स हटा दिया अपने सिस्टम से, फोर्स के हटाते ही क्या हो जाएगा? सिस्टम की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी और उस वक्त वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी? वो डिपेंड करता है, वो आपके पास ये होगी
जो आपके पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट अब मूव करेगा फोर्स के रिमूवल के बाद, दैट विल बी दिस वेलोसिटी v। वो डिपेंड करेगी कि आपके पास ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0, और उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई किया था, ठीक है। और वो टाइम पर भी डिपेंड करेगा कि आपने कितने समय के लिए फोर्स अप्लाई करा या फिर कितने समय के लिए बॉडी एक्सेलरेट करी। तो वहां से आपको एक फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। वंस दिस वैल्यू इज अचीव्ड, उसके बाद आप फोर्स हटा देते हैं तो बॉडी और ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करती, मतलब वेलोसिटी में और फर्दर इंक्रीमेंट्स आने बंद हो जाते हैं और वो एक कांस्टेंट गति से मूव करना शुरू कर देती है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए, चाहे डायरेक्शन का चेंज हो, कोई भी चेंज हो, एनी काइंड ऑफ चेंज कैन बी ब्रॉट ओनली इफ देयर इज फोर्स इन द सिस्टम। So if there is no force, that means now the object is going to move with the uniform velocity, right? अच्छा जी, तो ये तो था हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में कैसा तालमेल रहता है हमेशा। That was about this. Now we are going to discuss some practical examples जिसमें आपको इस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन होते हुए दिखेगा, या आपको ये दिखेगा कि हम बहुत सारे कंक्लूजन्स डायरेक्टली इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो I have drawn one example on the board. This is an example where you have taken two objects which are of different masses. जैसे हमने क्या किया है, हमने एक बड़ी सी बॉल ले ली है somewhat like a cricket ball, और एक बहुत छोटी सी लाइट वेट बॉल ली है somewhat like a tennis ball. तो यहाँ से एक चीज तो सबसे पहले आपको पता ही है that mass of your cricket ball is greater than mass of your tennis ball. This is something that you already know. इन दोनों के मासेस में फर्क है, तभी हमने ये दोनों कंसिडर किए इस एग्जाम्पल में। तो आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल में एक हैवियर बॉल है विच इज लाइक अ क्रिकेट बॉल, और एक बहुत लाइट बॉल है विच इज लाइक अ टेनिस बॉल, ठीक है। तो लाइक अ टेबल टेनिस बॉल, वेरी शॉर्ट वन, वेरी स्मॉल वन ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये दो बॉल्स हैं एंड द टू बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। Now the two balls which are subjected to the force, that force is same in strength. हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास दोनों बॉल्स को एक F अमाउंट ऑफ फोर्स है। दोनों को मैंने F से रिप्रेजेंट करा है बिकॉज वी इन दिस सिचुएशन आर अज्यूमिंग दैट बोथ द बॉल्स आर सब्जेक्टेड टू सेम मैग्नीट्यूड फोर्स। दोनों फोर्सेस एक ही दिशा में लग रहे हैं क्योंकि हम दोनों बॉल्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, ये हमारा चॉइस था। और दोनों बॉल्स को हमने सेम फोर्स दिया है, वी आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन बोथ द बॉल्स, राइट। And one thing more, we have also assumed that the force which is being applied on both these objects, that force is existing for the same duration of time. For the same duration of time t. तो इसका मतलब है t duration के लिए हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स पे f अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दिया है, ठीक है। f अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर दिया है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि फोर्स के जो सबसे कॉमन ऐसा यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज न्यूटन्स, और डाइम्स उसका सीजीएस यूनिट रहता है। तो आप ये मान लीजिए f न्यूटन का फोर्स हमने इसको अप्लाई करा और f न्यूटन का फोर्स हमने इसको अप्लाई करा है। नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू सी, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, जब मैंने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दिया है, अब दोनों ऑब्वियसली दोनों बॉल्स आपकी मोशन में आ जाएंगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोर्स दिया है तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट दोनों का रेस्ट है, इनिशियली दोनों ही रुकी हुई हैं, दे आर बोथ एट रेस्ट, दिस इज अगेन अ assumption. Now on the application of force, both the balls will be set into motion. They will be imparted a certain motion. हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहना चाहिए, जो हमें देखना है एक्चुअली वो ये देखना है कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं फाइनली। Are they going to acquire the same velocity or something else comes, you know? तो अभी इसमें क्या होने वाला है कि आपके पास अगर आप ये फॉर्मूला देखते हैं, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दोनों को हमने सेम फोर्स अप्लाई करा है, दोनों पे हमने सेम फोर्स अप्लाई करा है, और तो आपके पास जो फोर्स है, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपके पास जो क्रिकेट बॉल है उसका मास ज्यादा है टेनिस बॉल से, तो दैट मीन्स जो फोर्स हम यहां पर एक्सर्ट करने वाले हैं क्रिकेट बॉल के केस में, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इनटू अ सर्टेन एक्सेलरेशन एसोसिएटेड टू द क्रिकेट बॉल, and the force which is exerted on the tennis ball
इज मास ऑफ द टेनिस बॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द टेनिस बॉल। देखिए एफ तो दोनों का सेम है, लेकिन मासेस दोनों के डिफरेंट है। मासेस एफ एम सी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द टेनिस बॉल, दैट इज एम टी। मासेस दोनों के डिफरेंट है, लेकिन अब क्योंकि फोर्स सेम है, दैट मीन्स हमें ये प्रोडक्ट सेम करना है। जो आपका फोर्स है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये प्रोडक्ट आपका सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब अगर आपके पास क्रिकेट बॉल है जिसका कि मास ज्यादा है, उसकी एक्सेलरेशन टेनिस बॉल के हिसाब से कम होनी चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है ना। अगर आपके पास, आपके मान लीजिए 2 यूनिट्स का आपके पास ये जो एमसी है, दैट इज द मास ऑफ द क्रिकेट बॉल, सपोज ये 5 यूनिट्स है और आपके पास 2 यूनिट्स का और आपके पास 10 यूनिट्स का फोर्स है, तो नेचुरली एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट्स की। अब यहां पर भी फोर्स आपका 10 यूनिट्स का है, मैं कह रही हूँ 10 यूनिट्स का फोर्स है, और यहाँ का मास सपोज 2 यूनिट्स है, बिकॉज टेनिस बॉल हल्की है, उसका मास कम होगा। सपोज उसका मास हमारा 2 यूनिट्स का है, तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन आपकी 5 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट सेम आ रहा है, क्योंकि वो हमारी चॉइस थी, हमने सेम फोर्स अप्लाई किया था। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हैविंग डिफरेंट मासेस, दे विल बी एक्सेलरेटेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। दिस इज व्हाट आई मेंट टू से। तो दोनों की एक्सेलरेशन में फर्क हो जाएगा। जो आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट है, जो भारी है, जिसका मास ज्यादा है, वो एक्सेलरेट ज्यादा नहीं करेगा, वो मूव ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है। और जो आपके पास हल्का ऑब्जेक्ट है, उस पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई किया गया, लेकिन उसका मास कम है, तो एक्सेलरेट ज्यादा करेगा। एंड बोथ आर गोइंग टू एक्सेलरेट बाय वेरिंग अमाउंट्स बट फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपना ये वाला रिलेशन देखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इफ यू जस्ट सी दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशन पे क्या है, आपके पास t जो है वो दोनों बॉल्स का सेम है, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ द बॉल्स फॉर द सेम ड्यूरेशन। तो t इज सेम, एक्सेलरेशन आपकी डिफरेंट आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, क्योंकि हमने माना था कि शुरू से दोनों जो इनिशियली दोनों आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों रेस्ट पर हैं। और साथ में v is the terminal velocity, that is the final velocity which the object acquires just before the force is removed from the system. तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा आनी चाहिए, फाइन देखिए u दोनों का कॉमन है, t दोनों का कॉमन है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी ज्यादा आनी चाहिए जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, because this u factor and the t factor, these two factors are common for both the balls. The only factor which is varying for both the balls is the acceleration. Acceleration किसकी ज्यादा है, जिसका मास कम है, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी जो इंपार्ट होने वाली है, टर्मिनल वेलोसिटी जो इंपार्ट होने वाली है, दैट विल बी मोर फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज लाइटर इन वेट। इसका मतलब अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग मासेस के, both the objects are subjected to a certain force which is same in strength, then out of the 2 objects, the one which is lighter will have a tendency to acquire larger terminal velocity. उसकी फाइनली वेलोसिटी ज्यादा होगी, और क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आपको मोशन में फर्क दिखेगा। आई मीन यू विल सी जिसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है वो ज्यादा तेज चलती हुई आपको नजर आएगी, उसको मूव करना इजी है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं दैट आउट ऑफ द 2 balls, out of the 2 objects, it is going to be easier for the force to move that object which is lighter. तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना आसान था, क्योंकि उसको मूव करना आसान था तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी उसने एक्वायर करा वो भी उसकी ज्यादा थी। जिसको आप आसानी से हिला सकते हैं वो ज्यादा हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। सो दिस वाज द इलस्ट्रेशन, दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। चलिए यहीं से हम एक और सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। द सिचुएशन इज अगेन बिटवीन द सेम क्रिकेट बॉल एंड द टेनिस बॉल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सिचुएशन। वो ये डिफरेंट हो गया कि अब हम ये मान लेते हैं दैट द 2 balls आर इन मोशन set by any means, they are in motion already and both are moving with the same velocity. अभी सिस्टम में कोई फोर्स नहीं है, वो दोनों, अगर सिस्टम में कोई फोर्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो अपने यूनिफॉर्म मोशन के साथ कंटिन्यू करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दैट मीन्स सेम स्ट्रेंथ ऑफ द वेलोसिटी विच इज स्पीड, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। तो हम ये दोनों मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं एंड दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज लेट्स से v। ये दोनों कैसे लाए गए इस मोशन में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मासेस हैं उनके, ये assumption हमारा सेम रहेगा।
कि उनके मासेस अलग अलग हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस डिफरेंट है, लेकिन जो स्टार्टिंग का असम्पशन है वो ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन आर सेम. दोनों ही v अमाउंट से मूव कर रहे हैं, दोनों ही एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन ये है कि हमने ये दो चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को रोकना है. वी हैव टू bring a force into the system. We have to bring a force into consideration, and the force should be such that it should be able to stop them. तो that means हमें एक retarding force चाहिए. हमें एक retarding force चाहिए जो इस तरह से जाते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सके. हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमने इस चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पे लाना है. हमने चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट पे लाना है. दैट इज द टारगेट. तो अब क्या करते हैं, वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू मेक यूज ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स. रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्ट करता है, दैट इज अ रिटार्डिंग फोर्स. और वो ऑब्जेक्ट, इन दोनों को वो फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट्स विल बी कमिंग टू रेस्ट. ऐसा हो जाएगा. क्वेश्चन ये है कि विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, या सेम फोर्स से काम चल जाएगा. देखिए, अब हम यहां पर फिर से मैं आपको बता रही हूं कि जो ये फोर्स हम निकाल रहे हैं, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज नीडेड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट. क्योंकि अगर आपके पास कोई भारी ऑब्जेक्ट है, उसके लिए जो मिनिमम फोर्स है उतने फोर्स से टेनिस बॉल तो रुकी जाएगी, ठीक है, लेकिन वो टेनिस बॉल के लिए एक मिनिमम नीडेड फोर्स नहीं है, वो मिनिमम नीडेड फोर्स से ज्यादा फोर्स है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज नीडेड टू स्टॉप बोथ द बॉल्स, provided both the balls are traveling with the same magnitude that we assumed. Yes. Now, if you just see this formula which is existing for the force which is needed to stop both objects, the force needed to stop the cricket ball will be equal to the mass of the cricket ball multiplied by the acceleration. Likewise, the force which is needed to stop the tennis ball is again the mass of the tennis ball multiplied by the acceleration. अब हमने ये समझा, ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम रहेगा. बोथ विल बी एक्सेलरेटेड बाय द सेम अमाउंट. अगर दोनों का एक्सेलरेशन का अमाउंट सेम है, लेकिन उनके मासेस हमें पता है, मासेस तो हमें पहले से ही पता था डिफरेंट है, तो अमाउंट ऑफ फोर्स which is the minimum amount of force which is needed to bring both the objects into rest should not be same. That should go in direct proportion to their masses. अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका सेम है तो आपके पास जो दोनों के फोर्सेस निकलने वाले हैं, क्रिकेट बॉल को रोकने वाला फोर्स और टेनिस बॉल को रोकने वाला फोर्स, वो जो दोनों फोर्सेस हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम है, वो सिर्फ मासेस से डिसाइड होंगे कि जिसका मास ज्यादा है उसके लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम है उसके लिए फोर्स भी कम लगेगा. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. राइट, ओके जी, चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स विच आर बेस्ड ऑन इनर्शिया. इनर्शिया क्या है ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से. फिर भी लेट्स जस्ट गिव अ क्विक रिवीजन एज टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया इज समथिंग विच इज पोजेस्ड बाय एवरीथिंग दैट हैज अ मास. हर वो चीज जिसके पास, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास मास तो होता ही अपना, तो इसका मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू पोजेस इनर्शिया. राइट, इट्स जस्ट कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, बिकॉज इनर्शिया इज समथिंग विच इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ मास दैट इज कंटेन्ड इन अ बॉडी. उसमें कितना मैटर है, उसका क्या मास है, मास डिसाइड करेगा कि एक ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड क्या इनर्शिया होगा. सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी दैट resists any kind of changes in its existing state. वो अपने existing state में कुछ भी change को resist करती है. That is called inertia. That means अगर उसका state motion है तो वो motion में ही रहना चाहिए. अगर object का state rest है तो वो rest में ही रहना चाहेगा. ठीक है, तो आपके बुक्स में जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं वो हम एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल्स आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. प्रैक्टिकली यू कैन यूज इट इन इन्यूमरल वेज. यू कैन सी इन इन्यूमरल वेज द एग्जिस्टेंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ inertia, right? But as of now we are going to talk about some examples which are commonly listed in books.
So it says, this is a very common experience which I am going to say now, that when a train suddenly starts moving forward, जैसे आपके पास कोई ट्रेन है, अगर आपने ट्रेन में कभी ट्रैवल करा है या आपने किसी भी मूविंग प्लेटफॉर्म पे कभी ट्रैवल करा है, तो अगर आपका वो प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्रेन है या कुछ भी है, अगर वो सडनली the thing suddenly holds a very important meaning here. Suddenly means जो एक sudden force आता है सिस्टम में, it's about that. तो अगर आपका जो ट्रेन है, आप ट्रेन में किसी कंपार्टमेंट में खड़े हुए हैं, you are waiting for the train to start moving. So if the train suddenly starts moving, then it is often seen कि जो पैसेंजर्स होते हैं उसमें, the ones who are standing in the compartments, they often get a backward jerk. वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं, अक्सर पीछे की तरफ गिर जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? इस एक्सपीरियंस के पीछे क्या रीजन है? देखिए, इस एक्सपीरियंस के पीछे ये रीजन है कि अगर आपका, जैसे आपकी ट्रेन है, ट्रेन ने एकदम से अचानक से सडनली मूव करना स्टार्ट करा, तो आप ये देखिए कि जो पैसेंजर है उसकी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उस मूविंग प्लेटफॉर्म के डायरेक्टली टच में है? उसका लोअर पार्ट, दैट मीन्स द फीट एंड देन द लेग्स. जो आपका कांटेक्ट है वो फीट से बना हुआ है. अगर आप ट्रेन में हैं, आप एक मूविंग ट्रेन में हैं, उस ट्रेन पे जो आपका कांटेक्ट है वो फीट से है. अगर आप खड़े हुए हैं तो आपका जो कांटेक्ट है वो फीट से एस्टैब्लिश हुआ पड़ा है. इफ यू आर स्टैंडिंग, right? So if you are standing, the contact point, the point where your body is making contact with that moving train is the feet area, that is the floor of the train on which you are standing. So as soon as your train begins to move suddenly, then because of sudden movement, the lower part of the body which is in contact with the train, that immediately comes into motion. क्योंकि वो ट्रेन के कांटेक्ट में है, तो जो वाइब्रेशन है मूवमेंट की, वो एकदम से आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में आ जाती है. बट द मूवमेंट इज सो सडन, जो आपका अपर पार्ट है अभी वो उस मूवमेंट को एक्वायर नहीं कर पाता, वो अभी भी रेस्ट में ही होता है. द अपर पार्ट बीइंग फार अवे फ्रॉम दैट मोबाइल सरफेस, क्योंकि आपका अपर पार्ट दूर है उस मोबाइल सरफेस से, लेकिन आपका लोअर पार्ट उसके कांटेक्ट में. सो द लोअर पार्ट इमीडिएटली कम्स इन मोशन एज सुन एज द व्हीकल बिगिंस टू मूव, बट द अपर पार्ट इज स्टिल इन रेस्ट. तो जो पार्ट आपका रेस्ट पे है उसकी टेंडेंसी रहेगी रेस्ट पे रहने की. जो मोशन में आ गया, चलिए वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो भी रेस्ट पे है, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, सो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट. तो आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो आपका अपर पार्ट है बॉडी का, वो रेस्ट पे ही रह जाता है और लोअर पार्ट आगे चल पड़ता है ट्रेन के साथ. सो यू गेट अ बैकवर्ड जर्क. आपको लगता है आप पीछे की तरफ गिर गए, क्योंकि आपका अपर पार्ट अभी भी रेस्ट पर ही है. राइट? अच्छा जी, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है. वो क्या होता है कि दैट इज नॉर्मली सीन, दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज नॉर्मली सीन इन होम्स. योर मदर्स मस्ट बी डूइंग इट. जैसे घर में ऐसे बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जो आप वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते हैं, इफ यू वांट टू क्लीन देम, बिकॉज दे आर मैसिव एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू और फॉर अ पर्सन टू क्लीन देम इन अ कन्वेंशनल वे. आप उसके नॉर्मल तरीके से धो नहीं सकते हैं. तो आपको उसको क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे सपोज फैब्रिक है, जैसे आपके घर में रग्स हैं, कारपेट्स हैं, दे आर वेरी हैवी फैब्रिक्स, तो उसको आप नॉर्मल तरीके से जैसे दूसरे कपड़े धुलते हैं वैसे उसको साफ नहीं कर सकते. तो उसको साफ करने का एक कॉमन तरीका होता है कि आप उसकी डस्ट को, सिर्फ आप उसको झाड़ दें किसी तरह से, उसमें से डस्ट रिमूव कर दें. तो दैट इज अ वे ऑफ क्लीनिंग देम. दैट इज वन वे ऑफ क्लीनिंग देम. या फिर आप वैक्यूम क्लीनर यूज कर सकते हैं, दैट इज अनदर वे. तो यहाँ पे नॉर्मल प्रैक्टिस, एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, दैट इफ यू हैव अ कारपेट, you will first of all hang the carpet. देखिए, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कारपेट ले लिया, आपने कारपेट को हैंग कर दिया, किसी भी स्ट्रॉन्ग हुक्स के हेल्प से आपने कारपेट को हैंग कर दिया. अब नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल बीट द कारपेट. आप इस कारपेट को किसी स्टिक के हेल्प से बीट करते हैं. तो बीटिंग से क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ द कारपेट विच इज कमिंग इन टच विद द स्टिक, बिकॉज आपकी जो स्टिक है वो क्या है, वो मोबाइल है, दैट इज इन मोशन. ठीक है ना? सो दिस इज इन मोशन and this is immediately going to put that part of the carpet in motion which is going to come in contact with the stick. जो स्टिक के टच में आ जाता है वो पार्ट कारपेट का एकदम से मोशन में आ जाता है, और वो स्टिक के बीट करने की वजह से मूवमेंट में भी आ जाता है. लेकिन जो आपके पास कारपेट की फर के ऊपर डस्ट सेटल्ड होती है, that is not able to come in motion as soon as the carpet is coming in motion. That is still in rest state. तो क्योंकि वो रेस्ट पे होती है, वो कारपेट से अलग हो जाती है. कारपेट आपका मोशन में आ जाएगा as you have started beating the carpet, but the dust which is present on it, that could not
immediately get that motion. The motion could not be imparted to the dust particles. So the dust particles, they continue to stay in rest. And this is how they get separated from the carpet. And once they're separated from the carpet, they tend to fall down because of acceleration due to gravity. कोई भी चीज है जिसको उसके सरफेस से अलग कर दिया गया है, अब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उनकी टेंडेंसी रहेगी कि वो नीचे गिर जाएंगे. So this is how we clean such heavy things present in homes. Okay, let's talk about one more experiment. ये एक्सपेरिमेंट आप बहुत इजीली घर पे करके भी देख सकते हैं. ये हो जाता है परफॉर्म. आई मीन इट्स इजी टू परफॉर्म. इसमें क्या करना है कि यू हैव टू टेक अ ग्लास टम्बलर. ग्लास टम्बलर के ऊपर आपने एक कार्ड रख देना है. थोड़ा सा स्टिफ सा कार्ड आपने इसके ऊपर रख देना है. एंड ओवर दैट कार्ड यू हैव टू प्लेस अ कॉइन. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मैं इस कार्ड को सपोज एक साइड से स्ट्राइक करती हूँ या उसको एकदम से हिला देती हूँ, निकाल देती हूँ कार्ड को अपनी पोजीशन से, एंड इफ आई एम गोइंग टू डू इट वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली, अगर मैं बहुत जल्दी से कर देती हूँ, जल्दी से कार्ड को रिमूव कर देती हूँ, देन आई विल सी दैट दिस कॉइन टेंड्स टू फॉल इन द ग्लास टम्बलर. दिस कॉइन टेंड्स टू फॉल इन द ग्लास टम्बलर. लेकिन अगर मैं इस कार्ड को बहुत आराम से निकालती हूँ, अगर मैं इसको बहुत आराम से ग्लास टम्बलर के ऊपर से निकालती हूँ, तो मेरा कॉइन भी ऊपर उसके साथ निकल आता है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आपने जब उसको बहुत स्लोली फोर्स अप्लाई करा in order to remove the card from its position, if you're applying a very a very slow force, in that case that will allow sufficient time so that the object which is in touch with the card also acquires the state which is the state of the card. तो अगर कार्ड को हम बहुत आराम से मोशन में ला रहे हैं, कॉइन को भी इतना समय मिल जाता है कि वो भी मोशन में आ जाता है. ठीक है. तो आपके पास कार्ड के साथ साथ कॉइन भी मूव कर जाएगा, मतलब वो उसके ऊपर ही रहेगा. लेकिन अगर आप ये बहुत सडन करते हैं, बहुत अचानक से करते हैं, एंड इफ यू मेक इट वेरी 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 क्विक, कि हमने काट लिया और उसको सडनली विद अ जर्क हमने हटा दिया अपनी जगह से, तो कॉइन विल नॉट गेट सफिशिएंट टाइम, द कॉइन विल नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ मोशन. उसके पास अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है, वो भी रेस्ट की स्टेट पर है. रेस्ट की स्टेट पर है तो इसका मतलब इट विल पोजेस द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपका जो कॉइन है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, कार्ड नीचे से निकलकर चला जाएगा, और क्योंकि वो कॉइन अपनी जगह पर ही रहेगा तो फाइनली इट विल गो इनटू द टम्बलर एंड गेट्स कलेक्टेड देयर. राइट. चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. दिस टाइम द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. इसमें आपने क्या कंसिडर करना है, सपोज आपके पास एक मूविंग ट्रेन है, देयर इज अ मूविंग ट्रेन एंड देयर इज अ पर्सन हु इज इनसाइड द मूविंग ट्रेन एंड the person wants to jump out of the moving train, which is very risky. You should not try ever. But this person wants to move out of the moving train. This is the situation. Now let's see what is going to happen. What is likely to happen? See, if the person will jump out of a moving train or any moving platform, तो आपके पास क्या है कि जब वो किसी मूविंग जगह से बाहर, क्योंकि जहां पर वो लैंड करने वाला है, जहां पर वो आने वाला है, दैट प्लेस इज द ग्राउंड विच इज एट रेस्ट. तो आपके पास जब ये जंप करके यहां आएगा, ये तो आपका ग्राउंड है. ठीक है ना. ये तो आपका ग्राउंड है विच इज एट रेस्ट. तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो पर्सन है, when the person will step on the ground, उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले इस रेस्ट वाले सरफेस के टच में आने वाला है? फीट. ठीक है. उसके शूज, उसके फीट, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. तो इसके बॉडी के लोअर मोस्ट पार्ट के ग्राउंड में टच आने की वजह से जो बॉडी का लोअर मोस्ट पार्ट है वो तो रेस्ट पे आ जाता है एकदम से, बिकॉज वो उसे सबसे पहले कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करा एक ऐसे सरफेस से विच वॉज ऑलरेडी एट रेस्ट, विच इज ग्राउंड. लेकिन उसका बॉडी का जो बाकी पार्ट है उस तक अभी रेस्ट नहीं आया है. It takes time when you are trying to step on a surface which is at rest. Then first of all your lower part will come in rest and eventually this rest thing will get transferred to the entire part of the body. लेकिन वो आया कैसी जगह से है? वो आया एक चलती हुई जगह से है. It is because it has jumped from a moving train. तो उसका initially तो उसका पूरा बॉडी मोशन में था. The moment the person jumped from a moving train, उस वक्त उसका पूरा बॉडी ही मोशन में था. लेकिन सबसे पहले उसके फीट ने रेस्ट एक्वायर कर लिया क्योंकि वो पार्ट सबसे पहले ग्राउंड के टच में आया.
लेकिन बाकी पार्ट उसका अभी भी क्या है, अभी भी मोशन में ही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका जो पर्सन है, ही इज लाइकली टू गेट हर्ट वेरी बैडली बाय फॉलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉल करेगा, क्योंकि उसका जो फीट है वो तो रेस्ट में आ गया। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको भागना है और बहुत कंफर्टेबली दौड़ना है, या आप बिना गिरे अगर आप चलना चाहते हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज अ सिंक्रोनिज्म बिटवीन द एंटायर पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी अगर आपका ऊपर का बॉडी का हिस्सा चल रहा है तो नीचे का भी चलना ही चाहिए। बोथ द पार्ट शुड बी इन मोशन, तभी आप बिना गिरे चल सकते हैं, बिना गिरे दौड़ सकते हैं। अगर हम कहें कि हम एक पार्ट को पकड़ लें, भाई तू तो रेस्ट पे आ जा, और ऊपर वाले को बोलेंगे तुम जाओ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऊपर वाला गिरेगा नेचुरली। तो आपके दोनों पार्ट्स में एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंक्रोनिज्म होना चाहिए। तो वो सिंक्रोनिज्म यहाँ खराब हो जाता है, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट है वो तो रेस्ट पे आ जाता है ग्राउंड पे आने की वजह से, लेकिन आपका जो अपर पार्ट है दैट इज स्टिल इन मोशन, दैट इज स्टिल इन मोशन। सो द पर्सन हु इज स्टेपिंग आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन टेंड्स टू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंड्स टू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मे गेट हर्ट वेरी बैडली। तो अगर इस सिचुएशन को, ये जो फिनोमिना है जो हमने एक्सप्लेन करा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट पर्सन वाज स्टिल इन मोशन ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट ही जंप्ड फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। तो उसका पूरा बॉडी मोशन में था। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन को अगर हमने अवॉइड करना है, इस सिचुएशन को अगर हमने अवॉइड करना है कि उसको चोट ना लगे, उसको किसी भी कारण से जंप करना पड़ रहा है, विच इज नॉट सेफ दो, बट चलो उसको करना पड़ रहा है और उसको चोट ना लगे, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि जब उसने जंप किया है एंड द मोमेंट ही इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, ही शुड डेलिबरेटली ट्राई टू रन इन द डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग। जिस दिशा में ट्रेन मूव कर रही है, जिस दिशा में उसकी बॉडी को ऑलरेडी एक मोशन इम्पार्ट हुआ था, उसको ग्राउंड पे स्टेप करते ही दौड़ना शुरू कर देना चाहिए इन द सेम डायरेक्शन एज इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। उससे क्या होगा कि क्योंकि उसका अपर पार्ट तो इतनी जल्दी रेस्ट पे नहीं आने वाला, तो कम से कम वो अपने लोअर पार्ट को ही मोशन में रख ले, जिस मोशन में वो पहले से था। ऐसा करने से क्या होगा कि उसका लोअर पार्ट अभी भी मोशन में रहेगा। ग्राउंड पे आने के बाद, ग्राउंड को टच करने के बाद अगर वो डेलिबरेटली रन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन, तो उसका सारा जो बॉडी है, उसका सिंक्रोनिज्म, उसका कोऑर्डिनेशन खराब नहीं होगा और वो गिरेगा नहीं। So this is something which can be done in order to avoid a fall or something like that kind of accident. Okay, that's all for today. See you in the next video. Take care. Bye.